सभी को गुड मॉर्निंग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड में भी ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो आज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें सम बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हम इस चैप्टर को सीधा सीधा आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाएंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड किए हुए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, या नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आपके बीच में अपना ये वीडियो जो है लाइव करा सकें, हम आपसे लाइव जुड़ सकें। आपकी जो डाउट हैं वो ऑन द स्पॉट जो है तुरंत जो है हम जो है सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो हमें भी ऐसा फील होने लगेगा कि हम एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लास में टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमें अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम आप सभी से एक बार फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारा अपलोडेड जो अभी अपलोड हम कर रहे हैं अपलोडेड वीडियो रिसेंटली आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 8 और एनसीईआरटी की बुक है, देख पा रहे हैं। ठीक। तो एनसीईआरटी की बुक से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी की बुक से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़कर सीख सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस मेन एम क्या है इस चैप्टर का, उसको हम देखते हैं। इस चैप्टर या इस यूनिट को आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आप योग्य हो जाएंगे। ठीक है। किसके योग्य हो जाएंगे? अंडरस्टैंड रीजन्स फॉर टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। ठीक है। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। ठीक है। कार्बन क्यों टेट्रावैलेंस होता है, इसको समझने के लिए आप जो है एबल हो जाएंगे कि इसका मुख्य रीज़न क्या है कि कार्बन टेट्रावैलेंस क्यों होता है। ठीक। और जैसा कि 9th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है थोड़ा बहुत कि कार्बन टेट्रावैलेंस क्यों होता है। ठीक। एंड उसके एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक शेप को हम लोग जान पाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है इसमें जो चीज़ हम सीखेंगे इस चैप्टर में, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन वेरियस वे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से उनकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्लासीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे इसमें, इसी चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है। नेम द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड आल्सो डिराइव देयर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम गिवन नेम्स। ठीक है। हम इस
चैप्टर में आरपीसी सिस्टम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड के अलग अलग नाम को नॉमिनेशन करने के बारे में सीखेंगे और उनके स्ट्रक्चर बनाने के बारे में भी सीखेंगे। अगर कोई नाम दिया है उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, और कोई स्ट्रक्चर दिया है, कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको बना कर दिया है, उसमें हम उसका नॉमिनेशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मेन तो यही है जो आगे आपको पढ़ना है, क्लास 12th में भी मिलेगा, और हाइड्रोकार्बन जो आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, तो उसमें भी पढ़ने को मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के प्रभाव को एक्सप्लेन किया जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी के प्रभाव को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग पहचान करेंगे उसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक, लर्न द टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन। लर्न द टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन की जो तकनीकी है, टेक्निक्स है, उसको हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें जो है ऐसा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व हो, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, ठीक है, मात्रात्मक नहीं, क्वांटिटिव नहीं कर रहा है, क्वालिटेटिव। ठीक, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वांटिटिव एनालिसिस के प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब इसी के साथ, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज देखेंगे कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन जो है आप देख पा रहे हैं, कैटिनेशन, कैटिनेशन देख पा रहे हैं, ये कैटिनेशन है। कार्बन कम एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के जुड़े होने के कारण है, ठीक है, हम लोग इसी को कैटिनेशन कहते हैं। और ध्यान दीजिए कोवैलेंट बॉन्ड और किस में पाया जाता है, कुछ अन्य एलिमेंट भी हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाईलाइटेड पार्ट जो है देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है और हाइलोजन्स हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं, इनके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये भी एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई कि कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, सल्फर मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस मॉलिक्यूल और हैलोजन ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, इसके बाद जो है देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। अब जनरल इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल यूज जो है जैविक बायोटिक फील्ड में किया जाता है, एबायोटिक फील्ड में भी किया जाता है। बायोटिक फील्ड में अगर हम देखें तो डीएनए जो हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। ठीक, और इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में हमारा जो है बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे यूजेबल चीज़ें बनती हैं, जैसे क्लोथ है, फ्यूल्स है, पॉलीमर्स है, डाइज है, मेडिसिन है। ये सब जो है ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और अच्छा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जरूर से जरूर हो। दोज मॉलिक्यूल विच मस्ट हैव विच मस्ट हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो these such type of molecule are generally called organic compound। बात समझ में आ गई होगी। these such type of molecule such type of compound are generally called organic compound। बात समझ में आ गई है। ठीक, अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बर्जीलियस। ऐसा जनरल होता है, हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि कोई चीज़ जिसका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे बिजली का कड़कना, आकाश में जो बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, वो जो है पहले के लोग मानते थे कि वो ईश्वर की एक देन है, ईश्वर की एक देन है जिसके कारण वो बिजली कड़क रही। लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोगों ने उसमें एक चीज़ देखा कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ साइंस है। अब क्या साइंस है उसको भी प्रूव किया गया, आप लोग भी जानते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से बर्जीलियस का ये सोच था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो जो है लैब में उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बनते हैं उसमें एक जैविक शक्ति है, वाइटल फोर्स है, एक उनकी माइथोलॉजी रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और ये बात अराउंड 1780 की है, 1780 की बात है। ठीक है, और बर्जीलियस स्वीडिश केमिस्ट थे। ठीक, उसके बाद आए फ्रेडरिच ओहलर। ठीक, ओहलर साहब जो है इन्होंने अपने लैब में जो है अमोनियम साइनेट को, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया, अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया। अब देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको जो है फ्रेडरिच ओहलर ने बनाया अपने लैब में। अब यहाँ से जो बर्जीलियस की थ्योरी थी या कॉन्सेप्ट था, माइथोलॉजी थी, वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में बनाए जा सकते हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला है आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला है ये देख रहे हैं। अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CnO, NH4CnO।
ये देख पा रहे हैं आप। ठीक, अब इसको हीट करके यूरिया बनाया जाता है। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो NH2 और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है यूरिया का। ठीक, अब शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी में अगर हम इसके बाद कोलवी साहब ने 1845 में इन्होंने अपने लैब में एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, ये देखिए। अगला टॉपिक है हमारा, वो है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ चुके हैं पीछे कि कार्बन टेट्रावैलेंस क्यों होता है। अगर नहीं भी जानते हैं फिर भी हम बता देते हैं, देख लीजिए क्यों होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो जो है 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ठीक, ये हो गया। ये तो ग्राउंड स्टेट में होता है। अगर एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो यही चीज़ जो है, अब पहले तो हम ब्रैकेट फॉर्म में दिखा देते हैं। इसका वैलेंस सेल अगर हम बात करें तो ये है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। 4 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको देखते हैं, ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p है ये, और ये जो है 2s है। ठीक, इसमें 3 ऑर्बिट है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। 2p2 है तो यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। ठीक, अब यही जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है तो वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में के फॉर्म में होता है। ये जो है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो ये अगर हम देखें इसको, अगर हम इसको देखें जो है, अगर हम इसको अब देखें तो देखिए ये, सॉरी, अगर हम इसको अब देखें तो ये जो है कुछ इस टाइप में मैनेज कर लेता है। तो इसमें देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। यूनिट 4 में हम लोग इसी में 11th क्लास में ही यूनिट 4 में ये पढ़ा था या लर्न किया था। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग फाइंड करते हैं कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर कितने हाइब्रिड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसलिए यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगा। sp एक यस का और 3 p के हैं। यस का कितने ऑर्बिटल है? 1, और p के कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा,
हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा, थोड़ा पेन नहीं चल पा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो sp3 टाइप का होगा, sp3 टाइप का। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए जो है कार्बन के कंपाउंड जो है, कार्बन के मॉलिक्यूल जो हैं वो टेट्राहाइड्रल होते हैं। और एक चीज़ बताते हैं हम आपको यहीं पे, ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, शेप जो होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। ठीक, कैसा? टेट्राहाइड्रल। ऐसा होता है। ठीक, टेट्राहाइड्रल में आप सभी को पता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सभी को पता है। ठीक, तो ये अब समझ में आ गया होगा कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो टेट्राहाइड्रल क्यों होते हैं। बात ओके, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, आईयूपीएसी नाम नॉमिनेशन करने के पहले उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, बेसिक से हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो वहाँ पर मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीथेन। दो कार्बन होगा तो एथेन लिखेंगे। तीन कार्बन होगा प्रोपेन। चार कार्बन के लिए ब्यूटेन। पाँच कार्बन के लिए पेंटेन। छः कार्बन के लिए हेक्सेन। सात कार्बन के लिए हेप्टेन। आठ कार्बन के लिए ऑक्टेन। 9 कार्बन के लिए नोनेन। 10 कार्बन के लिए डेकेन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्टेन तक याद करना है। कहाँ तक? ऑक्टेन तक। ठीक, ध्यान दीजिए, कार्बन अगर एक रहेगा तो मीथेन, दो इथेन, तीन प्रोपेन, चार ब्यूटेन, पाँच पेंटेन, छः हेक्सेन, सात हेप्टेन और आठ ऑक्टेन। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ठीक है, फिर से एक बार हम लोग साथ में तो नहीं है, फिर भी हम ऐसा फील कर सकते हैं कि आप हमारे साथ बोलेंगे। ठीक है, कि कार्बन एक के लिए मीथेन, दो के लिए इथेन, तीन के लिए प्रोपेन, चार के लिए ब्यूटेन, पाँच के लिए पेंटेन, छः के लिए हेक्सेन, सात के लिए हेप्टेन, आठ के लिए ऑक्टेन, नौ के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन। इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, और एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप उसको, जैसा कि हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ चुके हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होता है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ पर जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड एक होता है। ठीक, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई होता है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक मिनट, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई होते हैं। देख लीजिए कैसे, अभी हम बताते हैं आपको। आप देखेंगे यहाँ पर, ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। और चाहे नीचे वाले को डबल बॉन्ड में, चाहे ऊपर वाले को हम पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे या सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाएंगे,
यहाँ पर अगर सिग्मा पाई बॉन्ड दिखाएंगे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिखाएंगे, दोनों में से एक रहना चाहिए, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रहता ही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, वहाँ के लिए आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे या इंग्लिश में पढ़े होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स के रूप में, सफिक्स और प्रीफिक्स में अंतर क्या है जान लीजिए। सफिक्स जो है बाद में लगता है, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले होता है, सीधा सीधा पहले समझ लीजिए, प्री मतलब पहले, जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स। कुछ वर्ड ऐसे हैं पहले लगते हैं तो वो वाक्य को बदल देते हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे हैं। वन है तो वन के पहले अगर उप लग गया तो उपवन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स को आप लोग जानते होंगे। प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के पहले लग जाता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स उसको बोलते हैं जो वर्ड के बाद में लगता है, वर्ड के बाद में, नाम के बाद में लगता है, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है तो उसमें हम उसको हम बोलेंगे, उसमें सभी अगर सिंगल बॉन्ड हैं, सभी अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो उसके लिए हम एन वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन, एज ए सफिक्स, एज ए सफिक्स हम एन वर्ड यूज करेंगे, एन वर्ड। ठीक, एक मिनट, इसको हम क्लियर लिख ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। इसमें हम एन वर्ड यूज करेंगे, एन, ए एन ई, एन वर्ड। हम बताएंगे भी कहाँ एन होगा, कहाँ अलग अलग होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज करेंगे, ई एन ई। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज करेंगे, वाई एन ई। ठीक, एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखना है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बात समझ लीजिए। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए आईपीसी अगर हम नॉमिनेशन करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज करेंगे। अगर सभी में डबल बॉन्ड है या कहीं पर डबल बॉन्ड है उसके लिए हम इन वर्ड यूज करेंगे, इन वर्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आइन वर्ड यूज करेंगे। ये समझ में आया? एज अ सफिक्स, ध्यान दीजिएगा, एज अ सफिक्स। सफिक्स का मतलब नेम के बाद में लगाना है, कंपाउंड के नेम के बाद में लगाना है। आइए एक दो एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं, या फिर बाद में भी सीख सकते हैं, आपको बाद में पढ़ने के लिए इसको मिलेगा। अगर अभी सीखना है तो अभी हम बता देते हैं, देख लीजिए, अभी हम बता देते हैं आप लोगों को। ये है, ध्यान दीजिए, ये देखिए, जैसे CH3, एक कार्बन के लिए हम मेथेन लिखते हैं, दो कार्बन है तो एथेन लिखेंगे। और सभी के सभी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सभी सिंगल बॉन्ड से का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। इसका स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वही स्थिति है, ये हो गया हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये सभी आपको दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका नाम जो है
एक कार्बन के लिए हमने मेथेन लिखा था, 2 कार्बन जहाँ होगा वहाँ पर इथेन होगा, इथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इथ। अब यहीं पर सफिक्स आपको लगाना है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा इन लगाना है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाना है, एन हो जाएगा इथेन। और इस कंपाउंड का नाम ही इथेन है। ई थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं फिर से, ETHANE। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, C डबल बॉन्ड C। ठीक, और H2 ये हो गया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे, रुकिए एक और चीज़ हमको बताना है, बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब इथेन एन वर्ड जहाँ रहेगा, इथेन एन वर्ड जहाँ रहेगा, इथेन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो है CN प्लस H2N+2 इसका फार्मूला है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 रखने पर आप देख लीजिए, एन की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इसमें जो है एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए एन की वैल्यू 1 रखकर C1 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, देख पा रहे हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH4 का वो कुछ इस टाइप में होगा, देख लीजिए। कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे, 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। दूसरा है, आप देखिए इसका दूसरा जो दूसरे पे अगर एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होता है, एन की वैल्यू 2 रखने पर, एन की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या होगा, एन की वैल्यू 1 रखने पर तो CH4 हुआ था, एन की वैल्यू 1 रखने पर CH4 हुआ था। एन सॉरी, एक मिनट बताओ, एक मिनट। क्लीन कर लेते हैं तो हम आपको बताते हैं। ये हो गया, ये हटा दिए। एन की वैल्यू 1 रखने पर आप इस फार्मूले में देखें, CN प्लस H2N+2 ये किसके लिए है, एन वर्ड के लिए है, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाएं उनके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, एन की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो कौन सा कंपाउंड हम फॉर्म होता है, CH4 का, CH4 का। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है C2H, H कितना हो जाएगा, C2H6। अभी हम जस्ट एक्सप्लेन किए हैं C2H6 का, जो कि इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था, आप देखे होंगे। इसमें सभी जो है हाइड्रोजन यहाँ एक दूसरे से 6 हाइड्रोजन एक दूसरे से, एक कार्बन पर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर ईच कार्बन है 3 हाइड्रोजन, ये देख रहे होंगे आप। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा हम इसमें देखते हैं, दूसरा जो देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा।
दूसरा हम देखते हैं, जिसमें सफिक्स जो है आइन लग रहा है। क्या लग रहा है? सॉरी, इन लग रहा है। क्या? इन। इन वर्ड जो लग रहा है सफिक्स ग्रुप में, इन अगर लग रहा है, इन में हम देखेंगे, इन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा एक पाई। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए फार्मूला है CN प्लस H2N। CnH2n। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो C की वैल्यू अगर हम मिनिमम एन की वैल्यू जो है मिनिमम 2 रख सकते हैं, एक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर एक रखेंगे तो इसका जो मालिक्यूल आएगा वो आएगा CH2 मालिक्यूल, जो कि अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। आपने पीछे देखा है कार्बन टेट्रावैलेंस है। टेट्रावैलेंस का आने का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इससे 4 जो है हाइड्रोजन एटम आकर जुड़ते हैं, इसलिए इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। N2 रखेंगे, N की वैल्यू कम से कम 2 रखेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? C2H4। अगर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो C2H4 बनेगा। C2H4 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर N की वैल्यू इसमें हम 2 रखते हैं तो C2H4 बनेगा। तो C2H4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये C2H4 का जो स्ट्रक्चर है, देखिए, मतलब अगर इसमें हम समझें तो ईच कार्बन है 2 हाइड्रोजन, ईच कार्बन है 2 हाइड्रोजन। अब देखिए ईच कार्बन है 2 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, इसमें अब 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। सिंपल वे है, एकदम एकदम आसान से। ठीक, 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखना है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। कार्बन पर कम से कम 4 बॉन्ड पाए जाना चाहिए। कार्बन पर 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन 4 बॉन्ड क्या ईच कार्बन पर है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होगा। इसका जो नाम होगा वो होगा इथीन। इथ वहाँ पर एन लगाए थे, यहाँ पर इन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इथीन। शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यही बात जो है इसी तरीके से आगे होता रहता है, और इसी तरीके से हम दूसरा जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला सीखते हैं, आयन वाला, जिसमें सफिक्स आयन लगता है। ठीक, सफिक्स आयन लगता है, ये हट गया। ठीक, आयन वर्ड के लिए आयन वर्ड वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, एक सिग्मा, बीच में जो बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड है, और जो साइड में है दोनों बॉन्ड, एक अप है एक डाउन है, वहाँ पर पाई पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, एक एक पाई पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला होगा, केमिकल ऑर्गेनिक फार्मूला जो होगा वो होगा, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा CN प्लस EHN। CN प्लस EHN, इसी फार्मूले पर हम जो है इस टाइप के मॉलिक्यूल को फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, ठीक है, क्या होगा अगर N की वैल्यू 1 रखते हैं, N की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? ये बनेगा CH।
क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी है, पीछे भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं, कार्बन टेट्रावैलेंसी है, इसलिए इसको 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 रख कर देखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 में क्या होगा? C2H2, ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन। अब बना के देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में बनेगा। देखिए, अगर सिंपल वे में बनाएं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले बना लेते हैं। अब देखते हैं, कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा एक ही सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 डबल बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसका अगर हम नॉमिनेशन करते हैं तो इसका नॉमिनेशन जो होगा वो होगा, देखिए कितने कार्बन हैं? 2। हमने 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज किया है। क्या? इथ वर्ड, जैसा कि पीछे देखे हैं। और इसमें सफिक्स के रूप में आइन वर्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइन। ये टोटली हो जाएगा, ये टोटली हो जाएगा इथेन, इथाइन। क्या हो जाएगा? सॉरी, इथाइन हो जाएगा। ठीक, इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन। दिस इज कॉल्ड इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी कुछ कुछ। ठीक, अब फिर एनसीईआरटी बुक पर चलते हैं। यही हम पढ़ रहे थे, यहीं से हम समझ पाएंगे। ठीक है, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड हमने बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये देखिए। ये देखिए CH4 है, जिसको हम मीथेन बताए थे। C2H4 है, इथीन बताए थे। C2H2 बताए थे, इथाइन बताए थे। CH4 मीथेन, एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तब हम इथीन बोलेंगे। अगर 6 हाइड्रोजन है इथेन बोलेंगे। ठीक, बात समझ लीजिए पहले अच्छे से। देखिए हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि C2H6 है, तो ये इथेन हो गया, इथेन। अभी पीछे बताया था। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के और भी बताया था। C2H4 अगर हो गया ये, तो ये हो गया एन की जगह इन लग जाएगा, इथीन। क्यों होगा? पीछे अभी हमने आपको बताया, इथीन हो जाएगा। अगर C2H2 हो जाए तो इस जगह जो है इथाइन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइन। अब क्यों बोलेंगे? वो चीज़ समझ में आई होगी पीछे से। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से आप बैक जाकर देख लीजिए। ठीक, ये बेसिक है, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है आपको। हमने वहाँ पर तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी बता देते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, ध्यान से देखिए। एन वाला केस जहाँ है, एन, इन वाला जहाँ केस है, आइन वाला जहाँ केस है, दो तीनों देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर हमने बताया कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए, जैसे कि एग्जांपल हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर सहित बताएंगे, स्ट्रक्चर सहित हम आपको एग्जांपल बताएंगे। आइए बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट करिए। ये है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एन वाला एग्जांपल है। C सिंगल बॉन्ड, C 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड ये हो गया, चौथा ये होता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है इन वाले केस में,
इन वाले केस में जो एग्जांपल है, इन वाले के केस में जो एग्जांपल है, एक मिनट, इन वाले के केस में जो एग्जांपल है वो ये होगा, देखिए वो ये होगा, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इस पर, एक सिंगल बॉन्ड इस पर, यहाँ पर कैसे भी लगा दीजिए, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं है। मतलब कार्बन पर 4 वैलेंस 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, 4 बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड जो है प्रत्येक बॉन्ड जो है दिख रहा है जो साइड वाइज है, उसमें प्रत्येक सिंगल बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड वाले में अगर हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड वाले में देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का जो एग्जांपल है ये है, देख लीजिए, जो कि अभी हमने पीछे बताया भी था, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अगर, तो प्रत्येक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे, इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो देखिए कितने बॉन्ड है। बॉन्ड सीधा काउंट करेंगे, कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हुआ है। 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक यस का है, 3 पी का है, एक यस का 3 पी का, यहाँ पर sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3, ठीक। अगर इस कार्बन का निकालेंगे तो इसमें भी 4 बॉन्ड है, ठीक है। चारों बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड के साथ साथ चारों सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ लीजिए, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं। दूसरे वाले एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो दूसरे वाले एग्जांपल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं देखते हैं एक कार्बन पर। इस वाले कार्बन पर अगर हम देखें, इस कार्बन पर अगर हम देखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, ठीक। हमने कहा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था आप लोगों को, तो बताया था वहाँ पर कि डबल बॉन्ड को हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो कितने बॉन्ड हो गए? 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को हम एक सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो 3 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड के लिए एक यस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ठीक है, एक यस हो जाएगा, एक यस इस कार्बन के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो एक यस और एक पी, 2 पी, ठीक। sp2 हो जाएगा। 3 बॉन्ड थे, एक यस के लिए, 2 पी के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इस कार्बन में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp2 ही आएगा। दिखा देते हैं कैसे। एक बॉन्ड ये, ठीक, 2 सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो जानते हैं उनके लिए तो रिवीजन हो जा रहा है, जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से समझ लें, ठीक। और आयन वाले केस में अगर हम देखें, आयन वाले केस में, तो आयन वाले केस में अगर हम देखते हैं तो आयन वाला केस जो है देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें, ट्रिपल बॉन्ड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को भी हमने एक बॉन्ड के फॉर्म में जो है कंसिडर करना है, एक बॉन्ड के फॉर्म में कंसिडर करना है जब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड का मतलब कितने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, 2 बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या
sp हाइब्रिडाइजेशन। एन वर्ड जहाँ होगा, जहाँ सभी सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर इस कार्बन के लिए भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 सॉरी, बार-बार sp2 निकल रहा है। यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन के लिए अगर हम निकालेंगे, इस कार्बन के लिए भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, पेन नहीं चल पा रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो आगे देखते हैं। वीडियो लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। और जैसा कि हम आप लोगों को समझाने में वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण हम जो है यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसका दूसरा भाग जो है आप हमारे दूसरे वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर से हम आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब कराने का या सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, वो भी कर लें, और जिससे हम आपसे लाइव आकर जुड़ पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।